त्रिपाठी मेरा नाम है। रामानंदन त्रिपाठी सर, आपने देख रहे होंगे इस समय देश में एक विरोध चला है यूजीसी मामले को लेकर, आपकी राय इस पर क्या है? मेरी राय यही है कि यूजीसी जो गाइडलाइन आई है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, बिल सरकार को वापस लेना तो चाहिए। आप पक्ष में है कि विपक्ष में? विपक्ष में है, साफ है विपक्ष में है, विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ी दिक्कत होगी आने वाले समय में। और समय में क्या शुरू हो गया है, जब भी आपको एक मामला बताएं, हमने सोशल मीडिया पे आज ही देखा है कि एक दिल्ली के एक व्यवसायी हैं और पूर्व पार्षद भी रहे हैं, प्रतिष्ठित परिवार के हैं। उनके घर की छात्रा एक प्रतिष्ठित महाविद्यालय कॉलेज में स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी। उसके साथ किसी बच्चे ने इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रपोज़ किया। उसने चूँकि प्रतिष्ठित परिवार से थी, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो जाके यूजीसी की जो नई गाइडलाइन आई है उसके तहत उन्हें एफआईआर कर दिया। अब बताइए कि किस मतलब सरकार बता क्या रही है, उपयोग कहाँ किया जा रहा है। स्थितियाँ ये थी कि बहुत प्रयास करने के बाद वो व्यवसायी जब कोई सहूलियत नहीं मिला है तो जाके उस लड़के के पिता से माफ़ी मांगा है और ऐसा ही बताया जा रहा है कि 50,000 रुपये देकर उसने समझौता लगवाया है। ये उसका रुझान आना शुरू हो गया है अभी से ही। आज ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे। तो ये है यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया है, ये उसमें मिल रहा है। तो आपका मानना यह है कि यूजीसी लागू ना हो? मेरा ही नहीं मानना है, बहुतायत लोगों का ये मानना है कि जो सामाजिक समरसता है उसने बिगाड़ने का काम ये होगा। ये जो है ऐसा नहीं है कि इससे कुछ बहुत बेहतर अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए यूजीसी गाइडलाइन जो नई आई है, ये बिल वापस होना चाहिए, सरकार को वापस करना चाहिए। और अभी आपको एक बात और बता दें कि जो मुझे लगता है, व्यक्तिगत में बताता हूँ, कि चूँकि सरकारें या कोई पार्टियाँ वोट की राजनीति करती हैं। जी। हो सकता है भारत की आबादी कितना है, पहले 125 करोड़ होती थी, आज बढ़ गई होगी, एक 40-45 हो गई है। आंकड़ा लगाया जाता है कि सवर्णों की जो आबादी है वो 40 से 45 करोड़ है, बाकी तो अन्य कास्ट ही है। हो सकता है जो वर्तमान सरकार है वो अन्य कास्ट को खुश करने के लिए, चूँकि बहुतायत हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, वो ऐसा कुछ कर रही है कि सवर्ण अगर बाहर भी हो जाएंगे तो भी हम जो है सत्ता में बने रहेंगे। ये स्थितियाँ बनी हुई है। तो एक कारण तो ये हो सकता है। सरकार अपने वोट बैंक के लिए यूजीसी कानून को सरकार तो वर्तमान लागू कर रही है, कोई भी पार्टी आती है वही ये करना चाहती है, देखती है कि कौन सा तबका कितना ज़्यादा है, कहाँ क्या पोजीशन है, क्या आंकड़े है, वो देख करके करती है। तो एक तो ये क्लियर है कि ऐसा कुछ ना कुछ उसने सोचा है सरकार ने। तो आपका मानना है कि वोट की राजनीति के चक्कर में यूजीसी कानून लाया गया? बिल्कुल। आइए बताइए आप, जब SC/ST है, SC/ST है, पूरे देश में लागू होता है, देश में ही विश्वविद्यालय महाविद्यालय आते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत थी? अरे भाई, विद्यार्थी हैं, अध्ययनरत छात्र होते हैं, वो एक मंदिर है, विद्या का मंदिर है, वहाँ जो पढ़ाते हैं, जो शिक्षक होते हैं, वो ये नहीं देखते कि अमुक छात्र किस वर्ग का है, SC है, ST है, OBC जनरल, कुछ नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि ये मेरा विद्यार्थी है और अपने विद्यार्थी को समझ के वो ज्ञान देते हैं, पढ़ाते हैं। तो वहाँ ऐसी स्थितियाँ पैदा करने की क्या ज़रूरत है? कौन सी ऐसी स्थिति आ गई? अभी मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि वो रोहित बुमला वाला मामला उठा रहे थे कि ऐसा कुछ हुआ कि उनके साथ जो है जाति हुई, इसलिए उन्होंने जो आत्महत्या कर ली, शायद ऐसा कुछ कह रहे थे। आप ये बताइए कि जाति किसके साथ नहीं हुई? तो खाली इसलिए जातीय भेदभाव हुआ तो आदमी मतलब आत्महत्या कर लेगा? महाराणा प्रताप को देखिए, लक्ष्मीबाई को देखिए, टीपू सुल्तान को देखिए, छत्रपति शिवाजी को देखिए, इन लोगों के साथ कम जाति हुई क्या? इन्होंने क्यों नहीं आत्महत्या कर ली? अगर पिछले इतिहासों में जाया जाए तो लोग ये भी बताते हैं, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों को शिक्षा से कहीं ना कहीं वंचित रखा गया। ऐसा नहीं है, शिक्षा से वंचित कोई नहीं रह गया। जो पढ़ना चाहा, जिसने पढ़ाई करना चाहा, वो पढ़ा। अभी पूर्व में जाइए आप, अभी आपने इतिहास की बात कर दी, हम कहते हैं कि सुदामा का नाम आपने भी सुना होगा, जीवन भर गरीब रहे, ये भी आप जानते होंगे। जो बताया गया, थे कि नहीं थे जीवन भर, लेकिन फिर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। गरीब थे, रहने खाने की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण करना था तो ग्रहण कर लिया। जो व्यक्ति, जो बच्चा, जो अभिभावक चाहता है कि हमें ज्ञान लेना है, ज्ञान दिलवाना है बच्चे को अपने, उनको ज्ञान दिया जाता है। जो चाहता ही नहीं है, वो चाहते, उसे लगता है कि ये 35-40 वर्ष नाह गुजार रहे हैं, हम इसमें कुछ और काम करते हैं। सर, आप ये गोकुल वाली बात बता रहे हैं तो द्वापर की रही, लेकिन आज की ही बात मैं करूं, आज भी ऐसे कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पढ़ने का अवसर न दिया जाता हो। बताइए कोई एक एग्जाम्पल आप बताइए जहाँ पढ़ने का अवसर ना हो। अभी जल्द की बात है बांदा जिले की, जिसमें एक छोटे से बच्चे को बोला गया तो अहिर हो जाके भैंस चराओ, यहाँ पढ़ो क्या करे। एक हो सकता है, वहाँ के प्रिंसिपल बोले थे, एक मामला था एक मामला ऐसा आया, वो भी मैं नहीं मानता हूँ कि वो सत्य होगा, लेकिन अगर एक मामला आया, बाकी तमाम अहिर पढ़े हैं, बहुत सारे अहिर पढ़े होंगे, मुझे कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 10-50 लाख अहिर होंगे, वो तो पढ़े हैं ना। एक मामला इसी तरह हो रहा दिल्ली DU का, जिसके प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उन्होंने कई राजनीतिक या सामाजिक मंच साझा किए, उसके चलते उन्हें यूनिवर्सिटी से क्या कहते हैं रिजाइन दे दिया गया। लक्ष्मण यादव को जितना मैं जानता हूँ, बहुत तो नहीं जान रहा हूँ, जितना मैं जान रहा हूँ, लगातार वो आग उगल रहे हैं सवर्णों के खिलाफ, सवर्णों में ही ब्राह्मणों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। तो अगर आप सामाजिक समरसता ना करके समाज को तोड़ दे और ऐसा कार्य करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई तो होगी, क्योंकि नौकरी में रहे होंगे तो कार्रवाई तो होगी। अब इसको आप जोड़ लें कि इनको निकाल दिया गया, उनको ये किया गया, तो ये कोई बात नहीं होती है। उनको आप सुनिए, मैंने सुना है, 1-2 क्लिप उनकी आई है कि इस तरह की बात करते हैं लक्ष्मण यादव, तमाम मतलब ऐसे बात करते हैं जैसे कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही उनको
उनका शोषण किए हुए हैं, इस तरह की बात करते हैं। अब आप बताइए कि जैसे अभी हमारे छोटे भाई ने कहा कि DU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो नारे लगे कि ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण विदेशी हैं। JNU में हाँ सॉरी, JNU में जो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में इस तरह के नारे लगे। किसने नारा लगाया? ना तो ब्राह्मण लगाया होगा। अगर जिन्होंने ये नारा लगाया, क्यों लगाया? और सरकार को नहीं दिखता है, वहाँ पे भेदभाव नहीं हो रहा है? भेदभाव हो रहा है ना वहाँ भी। रुकेगा कैसे? शोषण रुकेगा कैसे? भेदभाव रुकेगा? हाँ, ये अभी आप सही बात पे आए। अगर भेदभाव को रोकना है तो सामाजिक समरसता होनी चाहिए। हम और आप साथ बैठें, आप हमको माने, हम आपको माने, जैसे पूर्व में व्यवस्था थी, तब तो रुकेगा। और नहीं, कॉलेज उसमें यूनिवर्सिटी में तो यूथ होता है, जवान होते हैं, तो बात बात पे ईगो बना लेते हैं। इस उम्र में होते हैं कि छोटी सी बात होती है, ईगो में आ जाते हैं वो। तो वहाँ पे अगर आप कानून ले आ रहे हैं तो एक तो ये कि मतलब सोने में सुहागा, जी। सोने में सुहागा जैसा स्थिति हुई कि वो तो बिगड़ना ही चाहते थे और आप एक कानून भी ला दिए हैं, तो अब लो यही स्थितियाँ रहेंगी। तो यही जो विश्वविद्यालय में लागू हुआ। अभी आपको बता दें कि कोई भी देश किसी भी देश की रीढ़ होती है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, 3 ही चीज़ होती है। उसी के दम पे जो है देश आगे चलता है। आपने शिक्षा को इस तरह से बिगाड़ दिया UGC गाइडलाइन ला के। स्वास्थ्य को आप देख ही रहे हैं कि MS और MD वो व्यक्ति होगा, वो डॉक्टर बनेगा जिसका परसेंटाइल 40 पहले होता था, -40 होना चाहिए। मतलब 0 भी नहीं पाना, उसे माइनस अंक पाने हैं। माइनस अंक पाके वो MD और MS बनेगा। तो स्वास्थ्य बिगड़ गया। भाई आप बताइए कि अगर आपको दिक्कत होती है या किसी को भी दिक्कत होती है तो -40 वाले से क्या वो अपनी दवा करवाएगा? उससे ज्ञान ही नहीं रहेगा, क्या दवा देगा वो? हम आप सब कहते हैं कि कोई दिक्कत होती है, दवा कराना होता है, तो हम जानना चाहते हैं कि व्यक्ति MD है, MS है या कौन सा डिग्री लिया हुआ है, हम पूछते हैं, अपने सभी लोग पूछते हैं। और जब मतलब बीमार व्यक्ति ये जानेगा कि ये -40 वाले हैं, दवा नहीं कराएगा। तो 2 चीज़ तो आपने बिगाड़ दिया। सुरक्षा के लिए भी सोच रखे होंगे कुछ, और तो फिर रह क्या जाएगा देश में कुछ रह जाएगा? जैसे आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात की, इस समय प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। हाँ। वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर देखा गया कि कहीं ना कहीं एक शंकराचार्य जी को स्नान करने तक नहीं मिला। देखिए, शंकराचार्य जी को स्नान करने को नहीं मिला, इसको मैं गलत मानता हूँ। क्योंकि हर व्यक्ति जो हिंदू है वो स्नान कर सकता है, उसे पूरा अधिकार है। और नदियों के देश में जहाँ गंगा हमारी माता है, यमुना हमारी माता है, सरस्वती माता है, वहाँ पे स्नान करने को ना मिले और उसके बाद वो संतों को ना मिले, उसको छोड़िए फिर शंकराचार्य को ना मिले, ये कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार ने उनसे प्रमाण पत्र मांगा कि शंकराचार्य नहीं है। देखो, जितना मुझे जानकारी है, शंकराचार्य भारत में 4 ही हैं, 4 ही पद बनाए गए हैं। और ये भी मैं सुना हूँ कि जो भी शंकराचार्य रहता है, उनके गुरु अगर शंकराचार्य किसी को नियुक्त कर दिए हैं तो वो शंकराचार्य माना जाएगा। ना तो उसमें सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य बनाता है, ना हाई कोर्ट बनाता है, ना शासन बनाता है। इन सबसे परे है, बहुत बड़ा पद है वो। ये जो पद हैं इससे ऊपर पद है, तो वो शंकराचार्य नहीं है। तो चौथा शंकराचार्य कौन है? ये तो कम से कम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या शासन बताए कि चौथा जो बना शंकराचार्य कौन है, क्यों छुपा हुआ है कि पद खाली है। तो इस समय जैसे कि देखा जा रहा है, सरकार ने एक नोटिस जारी किया था। उनका जो एक अलॉटमेंट ज़मीन वहाँ होती है प्रयागराज कुंभ मेले के अंतर्गत, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी व्यवस्था वहाँ होती है। तो सरकार ने एक नोटिस छपा दिया कि शंकराचार्य ने। दूसरी बात, आप शंकराचार्य जी भी बैकफुट पर आ चुके हैं सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए कि गंगा की रजिस्ट्री तुमने करा ली है, गंगा तुम्हारी बपौती है, ऐसी सारी भाषाओं का प्रयोग कर। ऐसी भाषा का प्रयोग तब होता है जब व्यक्ति को परेशान किया था। हर व्यक्ति मतलब आदमी ही तो है, आप भी आदमी, हम भी आदमी हैं। अगर आपको या हमको बार बार परेशान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत आक्रोश होगा, गलत भी बोल सकते हैं, ठीक है, आक्रोश में बोला जाता है। और ये चीज़ कि हमने जो नोटिस लगा दिया है ये शंकराचार्य नहीं है, इस बात की नोटिस क्यों नहीं लगा रहे हैं कि शंकराचार्य, चौथा शंकराचार्य कौन है, ये देश को क्यों नहीं बताना चाहते हैं? ये देश को बताना चाहिए चौथा शंकराचार्य हमारा कौन है। और अगर शंकराचार्य जी ने, भाई बहुत बड़ा पद है, भगवान का पद है, मतलब यहाँ पृथ्वी पे भगवान का पद है, उनको हम कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन इस तरह का अगर बोला होगा तो हो सकता है कि नाराज़गी बस या आक्रोशित होकर इस तरह की बात की होगी। बाकी शंकराचार्य जी बहुत अच्छे हृदय के आदमी हैं। वो तो उसी दिन, जिस दिन को रोका गया था, उसी दिन कहे थे कि अगर प्रशासन माफ़ी मांग ले और हमको ससम्मान हमारा स्नान संपन्न करवा दे तो हम उसको माफ़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। क्या वजह है कि सरकार अपने पर अड़ी हुई? शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मुझे माफ़ी मांगने नहीं आ रहे, मुझे स्नान करने, प्रशासन का मामला जो भी है। सरकार पहले चुनाव के पहले 2017 के पहले बात बता रहा हूँ कि हिंदू कर सरकार में आई, या सरकार वर्तमान योगी आदित्यनाथ स्वयं एक मठ के पीठाधीश है। तो ऐसी भावनाओं को क्यों आहित कर रहे हैं? एक शंकराचार्य जी की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है कोई बात सरकार और शंकराचार्य जी के बीच हो जो ना तो कोई खुल के बोल रहा है, ना खुल के कोई सामने आ रही है। बाकी जानते सब होंगे, वो भी गोरखपुर मठ के जो है वो रहे हैं, मठाधीश हैं और बहुत मतलब कई बार से सांसद रहे हैं। मतलब सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। अब ये उनके दोनों लोगों के बीच की बात है, लेकिन जो खुलकर आप लोगों के द्वारा, आप मीडिया वालों के द्वारा सामने आ रही है, उस पर तो मैं जो बता रहा हूँ यही सब है कि प्रशासन को माफ़ी मांग लेना चाहिए।